जून 25, 1975 एक आम इंसान के लिए बाकी सब दिनों की तरह यह भी एक नॉर्मल डे था। लेकिन देश के टॉप पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस समय कुछ ऐसी बातें हो रही थी, कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी जो शायद आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 12 बजने को 5 मिनट थे और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द यूज किया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ही आधार पे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। बाद में यह पाया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी एम्बिगुअस टर्म है जिसका कभी भी मिसयूज किया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस मींस एक आंतरिक अशांति। अगर सरकार चाहे तो एक मामूली से प्रोटेस्ट को भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दे सकती है और उसके आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है, जो कि बहुत गलत बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब है एक वायलेंट क्लैश। जनता या फिर कोई और गुट समाज के जब सरकार के खिलाफ वेपन्स लेकर के, आर्म्स लेकर के आ जाएं, उसको हम कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन। बहरहाल देश में इमरजेंसी लग गई थी, लेकिन ये इमरजेंसी एक दिन में नहीं लगी थी। आखिर ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि इंदिरा गांधी को इतना कठोर स्टेप लेना पड़ा? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इसे समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना होगा और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। 1966 देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी डेथ की खबर मीडिया में आई, लोगों को पता लगा, देश में शोक की लहर दौड़ गई। और साथ ही साथ एक और परेशानी का समय था, एक और सवाल था सामने कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि उस समय देश काफी क्रिटिकल समय से गुजर रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स रेगुलरली मीटिंग्स करते थे ये डिसाइड करने के लिए, ये कंक्लूड करने के लिए कि अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज। कहा जाता है कि कामराज किंग मेकर थे। वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जो इनके इशारे पे काम करे, इनके कहने पे चले। और ऐसा प्रधानमंत्री उन्हें मिला इंदिरा गांधी की फॉर्म में। इंदिरा गांधी को 1966 में प्रधानमंत्री बनाया गया और इस समय उनके साथ उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, जो कि उनसे सीनियर थे। लेकिन इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था, एक डिस्प्यूट था। इंदिरा गांधी सोशलिस्ट विचारधारा की लीडर थी, लेकिन मोरारजी देसाई एक कैपिटलिस्ट विचारधारा के लीडर थे। इंदिरा गांधी बैंक नेशनलाइजेशन करना चाहती थी, जो उन्होंने किया भी। इंदिरा गांधी प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश करना चाहती थी, जो उन्होंने किया भी। लेकिन मोरारजी देसाई को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड फाइनली इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से कहा कि आप प्लीज रिजाइन कर दीजिए, और ये मोरारजी देसाई को काफी बुरा लगा। और साथ ही साथ और भी कांग्रेस के गद्दावर नेता लाइक निजलिंगप्पा, उन्हें भी लगा कि यह सही नहीं है। और फाइनली इंदिरा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया गया, बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। बट स्टिल इंदिरा गांधी ने कैसे भी करके सरकार चलाई, कुछ डीएमके के समर्थन के साथ, कुछ और कम्युनिस्ट पार्टीज के समर्थन के साथ सरकार चलाई और कोशिश करी बड़े डिसीजंस लेने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश किया गया। प्रीवी पर्स एक सरकारी पेंशन थी जो राजाओं को दी जाती थी। 1947 में जब राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के साथ मर्ज होने का डिसीजन किया था, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हमें कुछ पेंशन मिले, हमें कुछ पैसा मिले। इसीलिए
हर साल सरकारी खजाने से कुछ पैसा इन्हें जाता था, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट था। जैसे ही इनका अबॉलिशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इंदिरा गांधी को यह मालूम हो चला था कि अगर उन्हें बड़े डिसीजन लेने हैं तो उन्हें लोकसभा में सीट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। इसीलिए 1972 में जो चुनाव होने थे, इंदिरा गांधी ने एक साल पहले ही 1971 में चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव करवा दिए गए। लोगों ने भरपूर मत से वोट डाला और इंदिरा गांधी को एक बहुत ही पावरफुल मैंडेट मिला। 350 से ज्यादा सीट्स इंदिरा गांधी के पास अब थी। ये बात ऑपोजिशन एंड इवन सुप्रीम कोर्ट भी अब समझ चुका था कि इंदिरा गांधी अब काफी बड़े बदलाव लाने वाली हैं, काफी बड़े डिसीजंस लेने वाली हैं, जो शायद अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और यहीं से इंदिरा गांधी का ऑथोरिटेरियनिज्म शुरू हुआ। पाकिस्तान का जन्म एक बहुत ही गलत आधार पर हुआ। ज्योग्राफिकली पाकिस्तान का एक हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग राइज करें। वेस्ट पाकिस्तान ने हमेशा ईस्ट पाकिस्तान को कोशिश करी कि एक मोहरा, एक प्यादा बना के रखा जाए। और इस बात का एग्जाम्पल हमें मिलता है 1970 के इलेक्शंस में। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1947 से 1970 तक, आज तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। इसके कारण जनता में काफी गुस्सा था, काफी रोष था। इसीलिए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। और वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जीते ना। उस समय पाकिस्तान के तानाशाह मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल याया खान। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के काफी पॉपुलर नेता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे। और कहा जाता है कि जनरल याया खान और जुल्फिकार भुट्टो में पहले ही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भुट्टो प्रधानमंत्री बनेंगे, जनरल खान को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहां ईस्ट पाकिस्तान में भी एक खुशी की लहर थी। सभी खुश थे क्योंकि चुनाव होने वाले। पॉलिटिकल पार्टी ईस्ट पाकिस्तान से आई अवामी लीग और उनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता था, यानी फ्रेंड ऑफ बांग्ला। इनकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। जैसे इंदिरा गांधी भारत के लिए थी, वैसे शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लिए थे। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक सिमिलैरिटी थी कि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स थे। लेकिन एक डिफरेंस था जिसे जिन्ना भी नहीं समझ पाए, वो था लैंग्वेज। जहां ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान रहते थे, वेस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा कोई नहीं बोलता। यही कारण था कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से नफरत थी कि यहाँ पे बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान हैं और साथ ही साथ हिंदू भी हैं। बहरहाल कॉन्टेस्ट कुछ इस तरह का था। पाकिस्तान के दो हिस्से, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, जिनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, बहुत भयंकर पॉपुलैरिटी वाले। और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी और नेता हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें जनरल खान की बैकिंग है। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश में ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे सीट्स भी ज्यादा थी और यही बात वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को अच्छा नहीं लगती थी। वोटिंग हुई और एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के, उन्हें 160 सीटें मिली, यानी उन्होंने पूरे पाकिस्तान असेंबली में मेजॉरिटी हासिल करी। ये डिसाइड हो गया था कि जनता ने शेख मुजीबुर रहमान को अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। अब वेस्ट पाकिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई नेता पूरे पाकिस्तान पे राज करे। एक बांग्ला भाषा बोलने वाला मुसलमान
कैसे पाकिस्तान पर राज कर सकता है। जनरल याया खान, जिनकी बहुत उम्मीदें थी कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, उन्होंने काफी डेमोक्रेसी को गला घोटते हुए, लोकतंत्र को साइड पर रखते हुए पाकिस्तान नेशनल असेंबली की मीटिंग ही नहीं बुलाई और यह डिक्लेयर कर दिया आर्बिट्ररीली कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो हारे हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बस ये कहने की देर थी और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफी लोगों की जान गई। सभी लोग चाह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान जो जीते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। और इस सब में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया जो शायद पाकिस्तान कभी भी याद नहीं करना चाहेगा, ऑपरेशन सर्च लाइट। जनरल याया खान के कमांड पे हर उस इंसान को चुन चुन के मारा गया जो शेख मुजीबुर रहमान का सपोर्टर था। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। चुन चुन के बांग्ला भाषा मुसलमानों को और हिंदुओं को मारा गया, उनके घर पर घुसकर मारा गया और ये उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने किया। रेप हुए, खुले आम रेप हुए, चोरी डकैती, लोगों की इतनी बुरी हालत करी गई कि आज कोई भी देश उस चीज को याद नहीं करना चाहेगा। शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान पे लाया गया और अरेस्ट कर दिया गया। इस सब का दबाव पड़ा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे। लोग भाग के हमारे देश में आने लगे। असम, मेघालय, इन जगहों पे बहुत दबाव पड़ा और यूएस और चाइना ओपन आर्म से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जनरल खान को। इस समय में हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। रशिया, जो कि उस समय यूएसएसआर था, इंटरेस्टिंगली यूएसएसआर ने इंडिया को अप्रोच किया कि हमें आपके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी है। यह सुन के इंदिरा गांधी को बहुत एम्पावर्ड फील हुआ और अब इंदिरा गांधी को पता था कि अब हम इस बांग्लादेश इशू में डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। उन्होंने उस समय के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को अप्रोच किया और उनसे पूछा कि क्यों ना अब हम युद्ध कर दें और पाकिस्तान को खत्म कर दें। सैम मानेकशॉ ने बताया कि अभी ईस्ट पाकिस्तान के एरिया में मॉनसून्स हैं और इस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है, साइक्लोन्स आते हैं। बहुत बारिश होने के कारण पूरा एरिया दलदली बन जाता है। इसके कारण हमारे लोगों को परेशानी होगी। अगर हमें युद्ध करना ही है तो क्यों ना हम ऐसे समय पे करें जब टाइम हमारे हिसाब का हो। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके की तैयारी कर रहा था और पाकिस्तान ने फाइनली विंटर्स में एक गलती कर दी और वो भारत के लिए मौका बन गया। 1971 3 दिसंबर पाकिस्तान ने अपने विमानों से वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक कर दिया। अब हमारे पास कोई कारण नहीं था कि हम पीछे हटें और रिटेलिएट ना करें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैयार हो गई और तीनों विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने मिलकर 6 दिसंबर को पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और महज 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया और पाकिस्तान से सरेंडर करवा दिया। 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स बंदी बन गए थे और इस सरेंडर के बारे में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए एक डिक्लेरेशन भी किया और पूरी दुनिया को बता दिया। ढाका आज एक स्वाधीन देश की स्वतंत्र राजधानी है। आज सायंकाल 4:31 पर ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से आत्मसमर्पण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब पूरे दुनिया को ये मालूम हो गया था कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गए हैं। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया है। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास बंदी बने हुए थे। वहां वेस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया था, उन्हें बांग्लादेश लाया गया और वो पहले दिल्ली आए। दिल्ली में वो इंदिरा गांधी से मिले और इंदिरा गांधी को उन्होंने अश्योर किया कि अब जो नया देश बनने वाला है बांग्लादेश, वो इस्लामी राष्ट्र नहीं बनेगा, वो एक नई विचारधारा पर अग्रसर होगा। और वो नई आइडियोलॉजी थी मुजिबिज्म। मुजिबिज्म यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होगा देश में, सेक्युलरिज्म, देश धर्मनिरपेक्ष होगा, सोशलिज्म, देश समाजवादी होगा और नेशनलिज्म,
देश राष्ट्रवादी होगा। काफी उम्मीदें थी लोगों को और इंदिरा गांधी को भी शेख मुजीबुर रहमान से, और यही एश्योरेंस से मुजीबुर रहमान दिल्ली से बांग्लादेश आए और बांग्लादेश में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनके उन्होंने शपथ ग्रहण किया और बांग्ला मुसलमानों को यह एश्योर किया कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की एश्योरेंसेस सभी विपरीत हो गई, बिकॉज अब बांग्लादेश भी एक इस्लामी राष्ट्र बन रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। इसका सीधा दबाव भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर आने लगा। लोग बांग्लादेश से भाग के बॉर्डर पार करके हमारे देश में आने लगे, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतना केटर कर सके इतने ज्यादा लोगों को। इतने ज्यादा लोगों को केटर करने का मतलब है उन्हें काफी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इसमें काफी पैसा लगता है। हमारी इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ आ गई थी और इंदिरा गांधी पे बहुत दबाव था। ये एक कारण था कि लोगों में गुस्सा पैदा हुआ इंदिरा गांधी को लेकर के, कि जब हमारी खुद की हालत अच्छी नहीं है, हमारी खुद की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हम क्यों दूसरे देश को अच्छी इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक कारण था कि आज से 1-2 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इसके और भी कारण थे, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।